गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने कल टॉपिक स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स एंड वी हैव स्टार्टेड विथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उस टॉपिक को हम लोग साइड बाय साइड कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन साथ में कुछ टॉपिक्स जो मैंने और भी लिखे थे वो भी हम लोग कंटिन्यूसन में करते जाएंगे। दैट मीन्स ऑन अ सिंगल डे हो सकता है कि मैं 2-3 चैप्टर्स के वीडियोस को एक साथ ही तुम्हें प्रोड्यूस करके लॉन्च करूँ, जिससे कि जो हमारा कम टाइम है तो हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो साइड बाय साइड एक चैप्टर आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो यूजुअली बच्चे छोड़ने के लिए होते हैं, तो दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। मैंने देखा है कि बच्चों को इस पार्टिकुलर चैप्टर से काफ़ी फोबिया होती है, तो मेरे हिसाब से 2 या 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, और अगर हम लोग इस चैप्टर को ढंग से करके चले जाएँ तो ये 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं हम डेफिनेटली करके आ सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करूंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड शॉर्टकट्स प्लस क्वेश्चंस डील करूंगा। तो बाइनोमियल थ्योरम क्यों आता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला था वो था a+b का होल स्क्वायर, जिसको हमने बचपन में याद किया था विद दिस a² + 2ab + b²। और उसके बाद इसी का नेक्स्ट फॉर्मूला जो इसका हायर पावर है a+b का होल क्यूब, तो उसका फॉर्मूला था a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब इन दोनों फॉर्मूलाज में अगर हम लोग कुछ सिमिलरिटी ढूंढें, तो पहली सिमिलरिटी जो हमें मिलेगी, जो हमें नोट भी कर लेना है एक जगह में, वो ये होता है कि बाइनोमियल के पावर में जो भी पॉजिटिव वैल्यू दी हुई होती है, एक्सपेंशन करने के बाद उससे हमेशा एक ज़्यादा टर्म मिलता है। जैसे यहाँ पे 2 था तो खुलने के बाद हमें 3 टर्म्स मिले, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ था तो खुलने के बाद हमें 4 टर्म्स मिले। अब ये तो हो गई छोटी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो बाइनोमियल का पहला टर्म है उसका पावर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे पहला टर्म है a, तो तुम इसके पावर को देख सकते हो कि पहले ये 2 था, फिर 1 हुआ, और फिर फाइनली गायब हो गया। मतलब यहाँ पे अगर कुछ था तो वो क्या था, a⁴। और जो बाइनोमियल का सेकेंड टर्म है दैट इज b, उसका पावर पहले टर्म में था ही नहीं। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ लिखना चाहें तो b की पावर 0 लिख सकते हैं, फिर b⁴ हुआ, और फिर b⁴ हो गया। अब यही सेम चीज़ दूसरे फॉर्मूला में भी देखने की कोशिश करो। यहाँ पे स्टार्ट हुआ, पावर था 3, पहले टर्म का खुलने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए हैं। दूसरा फर्स्ट टर्म का जो मैक्सिमम पावर है वो स्टार्ट हो रहा है पहले 3, फिर 2, फिर 1, और फिर गायब, दैट इज 0। और जो दूसरा टर्म है उसका पावर स्टार्ट हुआ b⁴ b⁴, b⁴ b⁴ और b⁴। तो इससे हमें एक आइडिया पड़ गया कि अगर मेरे पास में कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है विद द पावर n, तो हम लोग जब इसके टर्म्स लिखने जाएंगे तो इतना तो तय है कि पहला टर्म a⁴n और b⁴ से स्टार्ट होगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो a की पावर एक एक करके कम होगी और b की पावर एक एक करके बढ़ेगी। दैट मीन्स सेकेंड टर्म जो होगा उसमें a⁴n-1 b⁴ के साथ होगा। फिर तीसरा टर्म हो जाएगा a⁴n-2 b⁴, और इस तरह से कंटिन्यू होते होते जो आखिरी टर्म आएगा वो होगा a⁴ b⁴n। बट इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी इसमें अटैच होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। वो होता है NC0, NC1, NC2, और ये जाता है अप टू NCn तक। तो ये जो तुमने अटैच किया है स्टार्टिंग में, इनको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और ये इन सारे फॉर्मूलाज में था, बट चूंकि उसकी हमने फाइनल वैल्यू लिख दी थी इसलिए वो डायरेक्टली यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा। जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो वो टर्म यहाँ पे था 2C0, फिर ये था 2C1, और यहाँ पे था 2C2, और यहाँ पे 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3। तो अभी ये दिख क्यों नहीं रहा है, इसके भी कुछ रीजंस हैं, क्योंकि उसको हम लोग डालेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्योंकि ये जो हमने वैल्यूज लिखी है NC0, NC1, NC2 अप टू NCn, इनको बोला जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, आगे जाके तुम्हारा चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें भी इसका अच्छा खासा यूज़ है। तो ये जो कोफिशिएंट्स मैंने बताए हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि जब तुम इनका सम करोगे, मतलब NC0 + NC1 + NC2 से लेके NCn तक, तो ये वैल्यू हमेशा इक्वल होती है 2 की पावर n के साथ।
अगर तुम इसमें से सिर्फ इवन लोग को सेपरेट कर लो, दैट इज NC0, NC2, NC4 डॉट 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 डॉट, और ऑड वाले लोग को सेपरेट कर दो, दैट इज NC1, NC3, NC5 डॉट 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 डॉट, तो इसकी वैल्यू आपस में इक्वल होती है 2 की पावर में n-1 के साथ। अब तीसरा NC0, यहाँ से इसको ले आओ -NC1, फिर प्लस NC2, यहाँ से इसको ले आओ -NC3, और ये जब कंटिन्यू होगा अप टू NCN तक, मे बी प्लस और माइनस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो वैल्यू हो जाएगा 0। इसके अलावा हमें ये याद रखना है कि NC0 और NCN इन दोनों की वैल्यू होती है 1, और NC1 की वैल्यू होती है n। और साथ में एक चीज़ और याद रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि अगर तुम्हारा NCA NCB के इक्वल है तो फिर A प्लस B हमेशा N के इक्वल होगा। अब ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे बताई हैं, इनका अच्छा खासा यूज़ होता है जब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस को करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये बातें जानने के बाद और ये फॉर्मूला लिखने के बाद मुझे कोई बोले कि A प्लस बी के होल पावर की वैल्यू बताओ, तो एक्सपेंशन का जो रूल मैंने बताया उसके हिसाब से पहला टर्म आ गया 4C0 के साथ, A के पावर में होगा 4 और B की पावर में होगा 0। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टर्म होगा 4C1 A क्यूब B टू द पावर ऑफ 1, फिर उसके बाद वाला टर्म होगा 4C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर, फिर उसके बाद वाला टर्म होगा 4C क्यूब AB क्यूब, और सबसे आखिरी में होगा 4C4 A टू द पावर ऑफ 0 B टू द पावर ऑफ 4। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो 4C0 और 4C4 इनकी वैल्यूज़ के बारे में हमने बात की थी। सिंस NC0 और NCN 1 के इक्वल होता है और एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 1 होता है, तो हमारा पहला और आखिरी टर्म फिक्स हो गया है A टू द पावर ऑफ 4 और B टू द पावर ऑफ 4 के साथ। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की। तो अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था कि NC1 हमेशा N के इक्वल होता है, तो 4C1 की वैल्यू 4 के इक्वल होगी, और साथ में ये भी बताया था कि NCA और NCB तब इक्वल हो जाते हैं जब A प्लस बी इक्वल्स टू N होता है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 4C1 और 4C3 इन दोनों की वैल्यू को मैं इक्वल कह सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस 3 4 के इक्वल होता है। तो पीछे से एक और टर्म हमें मिल गया, दैट इज़ 4AB क्यूब, और सबसे लास्ट में जो टर्म बच गया वो ये वाला है 4C2 A स्क्वायर B स्क्वायर। तो A स्क्वायर B स्क्वायर लिखने के बाद NCR का फॉर्मूला हमने पढ़ा था n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर तुम 4C2 निकालना चाहते हो तो तुम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि यहाँ पे 2 बार है तो ये 4 इंटू 3 हो गया और नीचे 2 इंटू 1, तो ये काट के तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 अटैच कर दो। तो ये तुमको फॉर्मूला मिल गया A प्लस बी होल रेज टू द पावर ऑफ 4 के लिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 कोफिशिएंट का जो मैंने लिखवाया था उसके हिसाब से ये जो कोफिशिएंट्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 4 6 4 1, जिनको मैंने बोला था NC0 NC1 NC2 से लेके अगर मैं NCN तक ऐड करूँगा तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी 2 की पावर n के साथ में। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं 4C0 4C1 4C2 4C3 एंड 4C4, और इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला इट शुड बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ 4, दैट मीन्स 16। तो एक बार कोफिशिएंट्स ऐड कर लेते हैं, 1 4 6 4 1, डेफिनेटली ये 16 के इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि इनमें से इवन वाले लोग को ले लेते हैं, जैसे 4C0 4C2 और 4C4। तो इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 2 की पावर में n-1 हो जाता है, मतलब 2 की पावर 3 8 हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, और ये मैंने निकाला था 6 है, तो बिल्कुल सही है। और ऑड वाले अगर हम लोग ले लें दैट इज़ 4C1 4C3, तो इसकी वैल्यू भी 2 की पावर 3 के इक्वल होगी, दैट मीन्स इक्वल्स टू 8। तो इसकी वैल्यू 4 होती है, इसकी भी वैल्यू 4 होती है, तो 4 + 4 8 हो गया। और अगर मैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं 4C0 माइनस 4C1 प्लस 4C2 माइनस 4C3 प्लस 4C4, तो इन तीनों का सम 8 आया था, इन दोनों का सम 8 आया था, तो 8 - 8 तुम्हारा आंसर यहाँ पे 0 आ जाता है। तो इससे हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी, एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें पता चल गई। उसके बाद ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में वो तुम्हें एक्सपेंड करने के लिए बोलेगा। हो सकता है कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे लिखा है A प्लस बी होल रेज टू द पावर ऑफ 10। अब वो तुमको बोलेगा कि यहाँ से 5th टर्म की वैल्यू बताओ, फाइंड द 5th टर्म। और जब वो तुमको बोल रहा है फाइंड द 5th टर्म, दैट मीन्स वो मीन कर रहा है कि ही वांट्स यू टू कैलकुलेट 5th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग।
तो कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोई भी टर्म निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, जैसे a प्लस बी होल रेज टू द पावर ऑफ n है, और तुम यहाँ से कोई जनरल टर्म निकालना चाहते हो, तो जनरल टर्म मतलब कोई भी टर्म अगर तुम निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर ऑफ एन माइनस आर बी टू द पावर ऑफ आर। अब अगर ये फॉर्मूला तुमको हल्का सा भी समझ में आया है तो ये जो क्वेश्चन मैंने छोटा सा बनाया हुआ है वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। जैसे फिफ्थ टर्म निकालना है, दैट मीन्स टी 4 प्लस 1, एन की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो आंसर हो जाएगा 10c4 a टू द पावर ऑफ 10 माइनस 4 एंड b टू द पावर ऑफ 4। दैट मीन्स फाइनली आ गया 10c4 a टू द पावर ऑफ 6 b टू द पावर ऑफ 4। बाकी इसको तुम सॉल्व कर सकते हो 10 9 8 7, क्योंकि 4 वैल्यूज ही लेनी है, और यहाँ पे ये बन गया 4 3 2 1 a टू द पावर ऑफ 6 b टू द पावर ऑफ 4। 4 टू द 8 होता है, ये गया 3 गया, तो ये टोटल आ गया 210 a टू द पावर ऑफ 6 b टू द पावर ऑफ 4। दैट मीन्स हमें सारे टर्म लिख के नहीं चेक करना कि फिफ्थ नंबर पे क्या आ रहा है, इस फॉर्मूला से हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन के अंदर सपोज कर लो उसने तुम्हें कोई टर्म पीछे से पूछ दिया, जैसे क्वेश्चन को मैं सेम रख रहा हूँ a प्लस बी होल रेज टू द पावर ऑफ 10, बट इस बार उसने पूछ दिया फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, मतलब पीछे से तुम्हें थर्ड टर्म निकालना है। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बेसिक्स से काम करेंगे, जो कि अभी हमने बताया था, मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि जब बाइनोमियल होता है और उसके पावर में कोई भी नंबर होता है तो जब तुम उसको एक्सपेंड करते हो तो टोटल एक ज़्यादा टर्म मिलेगा जो उसके पावर में नंबर होगा उससे। तो तुमको टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डंडे मिलने वाले, 11 टर्म्स मिलने वाले हैं। तो पीछे से थर्ड टर्म का मतलब हो गया 1 2 3, ये वाले टर्म की वो बात कर रहा है। तो स्टार्टिंग से इसका नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9th टर्म। दैट मीन्स इस तरह से तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि पीछे से जो थर्ड टर्म है वो यहाँ पे बाय लॉजिक 9th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, और इसको निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता है t 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10c8 a टू द पावर ऑफ 2 b टू द पावर ऑफ 8। और सपोज कर लो कि तुम इस तरह से बना के नहीं देख सकते, तो फिर तुम्हारे पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा कि pth टर्म फ्रॉम एंड अगर तुमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस पी प्लस 2th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब pth टर्म फ्रॉम एंड निकालने के लिए अगर तुम n माइनस पी प्लस 2th टर्म निकाल लेते हो फ्रॉम स्टार्टिंग, तो फिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, जैसे कि अभी वेरीफाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें थर्ड टर्म फ्रॉम एंड निकालना था, दैट मीन्स n तो मेरा 10 है, p हो गया 3 प्लस 2, तो हमने तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि ऐसा करने पे 9th टर्म आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला से भी क्या 9th टर्म आ रहा है, तो ये 9th टर्म आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो अभी हमने सीखा जनरल टर्म निकालना और पीछे से कोई एक टर्म निकालना। अब इसी में एक चीज़ और होती है जो कि आज की क्लास का आखिरी चीज़ होगा इस सेशन का, वो होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द मिडिल टर्म। कई बार पेपर में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मिडिल टर्म डिपेंड करता है एन के वैल्यू के ऊपर में, और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए प्लस बी के पावर में एन या तो एक ऑड वैल्यू होगा या फिर ए प्लस बी के पावर में एन एक इवन वैल्यू हो सकता है। तो सपोज कर लेते हैं कि मेरा एन ऑड है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ए प्लस बी के पावर में 7। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो पावर होता है उससे एक ज़्यादा टर्म खुलने के बाद मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स तुमको मिल रहे हैं। तो 8 क्या है, एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि 2 मिडिल टर्म आ सकते हैं। अब वो 2 मिडिल टर्म होंगे 4th और 5th, माने आगे से ये रहा 4th, पीछे से ये रहा 4th, तो स्टार्टिंग से उनका नंबर बन जाएगा 4th टर्म एंड 5th टर्म। तो 4th टर्म निकालने का फॉर्मूला t3 प्लस 1, 5th टर्म निकालने का फॉर्मूला 4 प्लस 1। तो इसको अगर मुझे जनरलाइज करना है तो इस केस में हमेशा याद रखना, जब n ऑड होता है तो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। फर्स्ट मिडिल टर्म उसको निकालने का फॉर्मूला हो गया n प्लस 1 बाई 2th टर्म। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या बोला 4th, 7 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि n क्या है 7 है। और उसी तरह से सेकेंड मिडिल टर्म अगर तुम निकालना चाहते हो इसी केस में, तो सेकेंड मिडिल टर्म इसके ठीक नेक्स्ट वाला टर्म होगा। तो इसी में 1 ऐड करके देख लो, तो ये बन जाएगा
n प्लस 3/2th टर्म, 7 प्लस 3/2 मतलब 5th टर्म। और वो कैसे निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ही हुए हैं। तो 7c3 a टू द पावर ऑफ 4 b टू द पावर ऑफ 3, और यहाँ पे 7c4 a टू द पावर ऑफ 3 b टू द पावर ऑफ 4। तो इससे हम लोगों ने दोनों मिडिल टर्म निकाल ली। और अगर n इवन होता, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया a प्लस बी के पावर में 8, तो पावर में 8 है मतलब खुलने के बाद टोटल तुमको 9 टर्म्स मिलने वाले हैं। मैंने 9 डंडे बना लिए। अब इसमें तुमको ढूंढना है बीच वाला डंडा कहाँ पे, बीच वाला डंडा होगा 5वां डंडा। तो इस केस में ओनली वन मिडिल टर्म होगा, और उसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओनली वन मिडिल टर्म है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म मतलब 8/2 4, 4 प्लस 1 5th टर्म। और 5th टर्म अगर निकालना है तो t4 प्लस 1 के फॉर्मूले में चले जाएंगे, और ये बन जाएगा 8c4 a टू द पावर ऑफ 4 एंड b टू द पावर ऑफ 4। एट ए टाइम इससे ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने अभी इस सेशन में पार्टिकुलरली तुम्हें बताया है कि बाइनोमियल थ्योरम में जो बेसिक थ्योरी होती है वो क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे रिलेटेड और भी बातें करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।